नेक्स्ट कंसेप्ट जिसके लिए हम लोगों ने सॉलिड एंगल पढ़ा इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. द टर्म फ्लक्स मीन्स फ्लो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा टर्म है आपके पास एयर फ्लक्स हो सकता है, लिक्विड फ्लक्स हो सकता है, वाटर फ्लक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग विच विल फ्लो इज कॉल्ड फ्लक्स. नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स crossing a cross sectional area. हम लोग इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, राइट. अब नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब ये वाला टर्म होता क्या है, मैं आपको एक 3D से समझाता हूँ, समझिएगा. सबसे पहले यहाँ पर हमको चाहिए होगा फील्ड लाइंस चाहिए होगा, डिफरेंट फील्ड लाइंस चाहिए होगा. फील्ड लाइंस मैं इंसर्ट करता हूँ. लेट्स सी. Now you can see that these are your uniform field lines. So मैं आपको फ्लक्स का मतलब समझाना चाहता हूँ. यहाँ पर इस जगह में जितने भी फील्ड लाइन्स हैं आपको दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी फील्ड लाइन्स क्या है? यूनिफॉर्म है, राइट. अब मेरे को एक क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए. सबसे पहले मैं एक सिंपल एरिया निकाल के आपको दिखाता हूँ. दैट इज़ अ टू डायमेंशनल दिस एरिया. देख लो, ये रहा एरिया. एग्जैक्टली उतना ही बड़ा बनाऊंगा जितने जगह में आपके पास क्या है? फील्ड लाइन्स है. देखो बना दिया, राइट. पूरा फील्ड लाइन्स को कवर किया हूँ. अब आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इसे क्रॉस करते हुए दिखाऊंगा. ये देखो, अंदर डाला, और आप नीचे में देखेंगे यहाँ पर से सारी की सारी फील्ड लाइन इसको क्रॉस करिए, सारी. इनफैक्ट कुछ भी छूट नहीं रही है क्योंकि मैं एग्जैक्टली सेम शेप का बनाया हुआ हूँ, तो इसलिए देखिए. इसको सेम शेप का बना देते हैं ताकि सारी की सारी फील्ड लाइन इसके साथ इससे क्रॉस करे, राइट. नाउ सेम शेप का बन गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी की सारी फील्ड लाइन इससे क्रॉस कर रही है, कुछ भी नहीं छूट रही है. और ऐसा तभी हो रहा है जब इसका एरिया वेक्टर, आई होप आपको एरिया वेक्टर याद हो. एरिया वेक्टर हमारे पास क्या होता है? सरफेस को परपेंडिकुलर हो रहा है. अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ, अगर इसका एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, अगर एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, आप बोलेंगे मैं आपको एरिया वेक्टर बना के दिखा दूंगा. देख लो, चाहे एरिया वेक्टर बन गया अपना, ये रहा. दिस इज़ द एरिया वेक्टर, राइट. तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल जब 0 डिग्री है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तब आपके पास क्या होता है कि सारा का सारा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है. अब देखो, मैं एरिया को थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग टिल्ट करते हैं. लेट्स सी, देखो इसको थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ. देखो क्या सारी फील्ड लाइन जाएगी कि नहीं जाएगी, एक बार चेक कर लेंगे. टिल्ट किया, ज़्यादा एंगल, थोड़ा सा एंगल टिल्ट किया. अब आपको यहाँ पर एरिया, जब इसको टिल्ट किया आपको समझ में आ जाएगा एरिया वेक्टर भी टिल्ट हो चुका है. आपको एक और बार एरिया वेक्टर के साथ टिल्ट करके दिखा देता हूँ.
पहले एरिया वेक्टर बना लेते हैं हम लोग अपना, एंड इसका कलर हम लोग ब्लैक रखते हैं। ना अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा रोटेट करते हैं, तो आपके पास साथ में देखो एरिया वेक्टर भी रोटेट हो जाएगा। रोटेट करें, देखो एरिया वेक्टर भी रोटेट हो रहा है। जब एरिया वेक्टर, अब आप यहाँ पर देखो कि सारी फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही हैं। पहले सारी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी, अब ये वाले रीजन में जो फील्ड लाइन है, दिस फील्ड लाइंस आर नॉट क्रॉसिंग। ये वाले पार्ट की फील्ड लाइन, ये वाली फील्ड लाइंस, इस रीजन की फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही है आपके पास, बाकी सारी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, राइट। इसका मतलब अगर आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा एंगल घुमाएंगे तो फील्ड लाइंस की वैल्यू भी, जो अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग, वो कम होती जाएगी। और अगर मैं इसका एंगल घुमा के पूरा 90 कर दिया, अब आप देख सकते हैं कि दिस एरिया वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू फील्ड वेक्टर। और आप यहाँ पर देखिए कि कोई फील्ड लाइन इससे पास हो रहा है, नहीं, कोई फील्ड लाइन इससे पास नहीं हो रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आपके पास एंगल बिटवीन दिस एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर 90 डिग्री होगा तो कोई फील्ड लाइन्स पास नहीं होगा, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ ज़ीरो, या मैं बोल सकता हूँ फ्लक्स थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ ज़ीरो, राइट। तो जब भी एंगल बिटवीन फील्ड लाइंस और एरिया इज़ 90 डिग्री, तो आपको दिखाई दे रहा है फ्लक्स ज़ीरो हो रहा है। फ्लक्स ज़ीरो मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ ज़ीरो। नाउ सिमिलरली अगर आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब एंगल बिटवीन देम आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। यू कैन सी दैट मैक्सिमम फ्लक्स वाला सिचुएशन है ये वाला, दिस इज़ मैक्सिमम फ्लक्स सिचुएशन, सारा का सारा फील्ड लाइन इससे क्रॉस कर रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स सिचुएशन। इससे ज़्यादा फील्ड लाइन्स अवेलेबल नहीं है, इससे ज़्यादा फील्ड लाइन्स यहाँ पर क्रॉस नहीं कर सकता। तो आपके पास दिस इज़ मैक्सिमम फ्लक्स सिचुएशन, जब आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स एंगल बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड दिस एरिया वेक्टर इज़ 0 डिग्री, राइट। तो हमारे पास इसी तरीके से फ्लक्स का फॉर्मूला आता है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई नीचे ई से इज़ गिवन बाय ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट होता है। क्योंकि अब ये डॉट प्रोडक्ट क्यों होता है, बिकॉज आपको डिपेंड कर रहा है, एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे एंगल आपके पास ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में बढ़ता जाएगा, 0 से 90 के बीच में, फ्लक्स की वैल्यू आपके पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आपके पास मैग्नीट्यूड क्या हो गया इसका, ई ए कॉस थीटा, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड, राइट। ये आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, प्रोवाइडेड, ये जब फॉर्मूला क्या हुआ, दिस इज़ द फॉर्मूला व्हेन फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फील्ड है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट करके बताता है, और फील्ड लाइंस इसी तरीके से आपके पास काउंट हो जाएगी, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अच्छा, यूनिट क्या होगा आपके पास, इसकी यूनिट, और ये तभी फॉर्मूला लगेगा जब फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए फॉर्मूला नहीं है। सो यूनिट ऑफ फाई ई इज़ इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये वाला जो भी फॉर्मूला मैंने आपको फ्लक्स का बताया है, ये सोलली कब लगेगा, जब आपके पास फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, और फॉर्मूला है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ना बहुत लोगों का क्वेश्चन है, सर अगर आपके पास फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हुई तो, फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हुई तो वो भी हम लोग देखेंगे। फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले यूनिफॉर्म फील्ड का, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन। फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ईच ऑफ द 5 सर्फेसेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन
एज शोन इन द फिगर। तो आपके पास ये लेंथ ए दिया गया है, ये बी दिया गया है, ये एंगल थीटा। व्हाट इज़ द टोटल फ्लक्स थ्रू द एंटायर क्लोज सरफेस। थोड़ा हम लोग अपना डायग्राम बना के देखते हैं। इसी में हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड तो यहाँ पर प्रेजेंट है, डायग्राम यहाँ पर बना के देखते हैं। आपके पास किस तरीके का डायग्राम बना था, एक वेज बना था, तो वेज ही बना के देखते हैं। लेट्स सी, वेज बनाना सिंपल है अपने लिए। यहाँ पर ये रहा, जस्ट ए मिनट, तो अपने पास ये एक वेज बन गया। लेट्स सी, दिस इज़ द वेज जो उसमें भी बना था, लेंथ ब्रेथ सब उसमें गिवन था। हम वो वाला भी कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे। दिस इज़ द वेज। अच्छा, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। सो दिस इज़ आवर वेज। अब इस वेज में जैसे कि आप ऑलरेडी देखे हुए हैं, सी दिस इज़ योर वेज, और फील्ड लाइंस जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उसी तरीके से फील्ड लाइंस को हम लोग क्या कर लेंगे, बेंड कर लेंगे। ये हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बेंड कर लेंगे 90 डिग्री। फील्ड लाइंस ऐसी थी, राइट, इसको क्रॉस करवाते हैं फील्ड लाइंस को। हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके देखेंगे। मैं आपको कुछ की पॉइंट्स भी बताऊंगा इसमें। अब आप देखेंगे यहाँ पर फील्ड लाइंस इस सरफेस में अंदर की तरफ जा रही है। आपके पास यहाँ पर 4 सरफेसेस हैं, सॉरी 1 2 3 4 5 सरफेसेस है इसमें, राइट। तो हम लोग सरफेस में कलरिंग कर लेंगे ताकि हमको पता चल सके हम कौन सा सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी दैट मैंने अलग अलग सरफेसेस पे कलर दे दिया है। नाउ अब देखेंगे कि ये जो पीछे येलो वाला सरफेस है इसमें फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है, अच्छे से समझ में आएगा, इनटू द सरफेस जा रहा है। और ये जो आगे ब्लैक वाला सरफेस है यहाँ पर से लाइन निकल के आ रहा है। नीचे वाला सरफेस देखेंगे, आपके पास नीचे वाले सरफेस से कोई लाइन ना इन हो रहा है ना आउट हो रहा है। साइड वाला सरफेस देखेंगे, यहाँ पर भी कोई लाइन इन आउट नहीं हो रहा है, ये वाला पर्पल वाला सरफेस। और ये वाला सरफेस देखेंगे ब्राउन वाला, यहाँ पर भी कोई लाइन इन आउट नहीं हो रहा है, राइट। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, खाली ओनली 2 सर्फेसेस आर रिस्पॉन्सिबल टू कैलकुलेट फ्लक्स। एक सरफेस से फील्ड लाइन बाहर आ रहा है, दूसरे सरफेस से फील्ड लाइन अंदर जा रहा है। तो उसी हिसाब से मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, राइट। तो आप यहाँ पर पहला वाला पार्ट देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इधर क्यों नहीं जा रहा है। अब अगर पर्पल वाले सरफेस के बारे में बात करेंगे, इधर आपके पास एरिया वेक्टर कहाँ होगा, मैं आपको एरिया वेक्टर दिखा देता हूँ एक 3D शेप बनाकर। यहाँ पर आपके पास ये लो एरिया वेक्टर, यहाँ पर ये रहा, दिस इज द एरिया वेक्टर। देखो, दिस इज द एरिया वेक्टर फॉर दिस, मिल गया। और आप खुद देख सकते हैं, now this area vector is perpendicular, this area vector is perpendicular to field lines, you can see this। जो साइड वाले सरफेस के लिए, ये साइड वाले सरफेस का है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन। तो अगर आप दूसरे वाले साइड के सरफेस का देखेंगे, दूसरे वाला साइड का भी देख लो,
दूसरे वाले साइड का भी देखेंगे, यहाँ पर भी ये है एरिया वेक्टर है, दिस इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन। और जब जब एरिया वेक्टर फील्ड लाइन्स को परपेंडिकुलर होगा तब तब उससे फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, ऐसा हम लोगों ने देखा है। अच्छा, फिर बोलेंगे सर नीचे वाले का क्या स्टोरी है, नीचे वाले का भी आपके पास सेम स्टोरी है। देखो आपको नीचे वाले का स्टोरी दिखाता हूँ, नीचे वाला पार्ट देख लो। नीचे वाले पार्ट में भी आपके पास जो एरिया वेक्टर है, देखो ये आपके पास नीचे वाले पार्ट का एरिया वेक्टर है, नीचे वाले पार्ट का एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, इसलिए इसमें क्या है, ये जो 3 पार्ट है इसका एरिया आपके पास इसका फ्लक्स, इसके थ्रू आपके पास फ्लक्स क्या है, 0 है। एक नीचे वाला ब्लू पार्ट, साइड वाला ब्राउन पार्ट एंड ये वाले साइड का पर्पल पार्ट, इन तीनों पार्ट में से फ्लक्स आपके पास 0 है। बट इसमें से 0 नहीं होगा ये ऊपर वाले पार्ट में, ये आप देख सकते हैं। इधर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूँ, देखो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, थोड़ा सा इंक्लाइन करता हूँ, हुआ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नाउ जब परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो गया है, आप खुद देख लो यहाँ पर 0 नहीं है। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, आया। और आपके पास यहाँ एंगल देख लो, दिस एंगल इज नॉट 0। अगर 0 नहीं है तो फ्लक्स आएगा, पर मैक्सिमम फ्लक्स नहीं आएगा, मैक्सिमम फ्लक्स नहीं आएगा। और यहाँ पर आप देख लो पीछे वाला पार्ट, पीछे वाले पार्ट के लिए भी मैं एक अलग से बना देता हूँ शेप, इसमें भी 0 नहीं दिखेगा आपको पीछे वाले पार्ट के लिए। यह है आपके पास पीछे वाले पार्ट का एरिया वेक्टर, येलो वाले पार्ट का। देखो ये आपके पास एंगल 180 डिग्री बना रहा है, क्यों, एरिया वेक्टर आउटवर्ड, फील्ड आपके पास क्या है, इनवर्ड। आपके पास एंगल 180 डिग्री बना रहा है और ये एक सर्टन एंगल बना रहा है, राइट। तो हम वापस से अपने क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं एक पार्ट लिखा देता हूँ कि फ्लक्स आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव कब होता है, ये भी आपको बता देता हूँ। जब आपके पास एंगल बिटवीन E vector and A vector is 0 degree, then flux is पॉजिटिव। 0 डिग्री होगा, क्योंकि 0 डिग्री जब एंगल होगा इसका मतलब क्या है, आपके पास फील्ड क्या कर रहा है, आउट जा रहा है। 0 डिग्री एंगल का मतलब है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ए वेक्टर आपके पास एक ही डायरेक्शन में है। मीन्स अगर आपके पास कोई भी सरफेस है, जैसे मैं आपको एक 3 डायमेंशनल सरफेस बना के दिखा रहा हूँ और उसमें समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलो ये क्यूब है, राइट, और मैं इस सरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी यही होगा। इसका मतलब फील्ड क्या कर रहा है, सरफेस से बाहर निकल रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, व्हेन फील्ड इज फ्लोइंग आउट ऑफ द सरफेस, फ्लक्स इज पॉजिटिव, ये मतलब निकाल सकते हैं। नाउ फ्लक्स नेगेटिव कब होता है, जब when angle between E vector and A vector is 180 degree, then flux
इज सेट टू बी नेगेटिव। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव 180 में क्यों है, बिकॉज फॉर्मूला है हमारे पास ई ए कॉस थीटा, कॉस 180 की वैल्यू क्या है -1 है। सो राइट नाउ यहाँ पर जब वही सेम स्टोरी है, वही स्टोरी आपको समझाता हूँ, वही सरफेस लिया है राइट। ये है आपके पास ए वेक्टर, इसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं होने वाला। मैंने क्या किया है, ई वेक्टर को इस डायरेक्शन में डाला है। सी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर इज़ 180 डिग्री, तो फ्लक्स नेगेटिव है। तो हम ये वाला कंक्लूड कर सकते हैं, व्हेन फील्ड इज फ्लोइंग into the surface, flux is negative। आई होप आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब समझ में आ गया हो। साइन कन्वेंशन है, या कन्वेंशन भी नहीं है, यहाँ फॉर्मूला में वैसे ही आ जाता है। मैंने आपको मतलब समझा दिया पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है। ना कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, तो हमारे पास क्वेश्चन था फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ईच ऑफ द 5 सर्फेसेस ऑफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर। तो आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कौन से सरफेस से नहीं रहेगा, ये वाला सरफेस से, इसके पीछे वाला सरफेस से और नीचे वाला सरफेस से आपके पास फ्लक्स नहीं आने वाला है। आपके पास फ्लक्स अगर आने वाला है तो पहला आने वाला है पीछे वाले सरफेस से, दिस डायग्राम को रीड्रॉ किया, ये पीछे वाले सरफेस से, ये वाला जो पीछे है, पीछे वाला सरफेस जिसका ये लेंथ आपके पास क्या है b है, और आपके पास ये एंगल a है, मतलब आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया गया था, यहाँ पर एंगल थीटा, और ये एंगल आपको a दे दिया गया था, ये साइड लेंथ। तो ये वाला लेंथ आपके पास क्या आ जाएगा, a साइन थीटा। तो आपके पास ये वाला लेंथ क्या है, a साइन थीटा। सो ये जो पार्ट का एरिया, ये जो ग्रीन शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया ब्लू शेड कर दिया, ये जो ग्रीन शेडेड पोर्शन है जो इधर भी शेड किया हूँ, ये पीछे वाला पार्ट जो हम लोग यहाँ पर 3D डायग्राम में इस वाले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जो 3D डायग्राम में ये वाला पार्ट है, ये जो येलो वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में जो एरिया हमारे पास है, एरिया की वैल्यू इसको 1 बोल देते हैं। एरिया ऑफ, यहाँ पर नेमिंग भी दे दिया गया है, हम नेमिंग देख लेते हैं। क्या नेमिंग है, ADEF, ADEF इक्वल्स AB साइन थीटा, एरिया ऑफ ADEF राइट। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, मेरे ख्याल से यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पीछे की तरफ है, ADEF, और फील्ड अंदर जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ फ्लक्स थ्रू ADEF, मेरे ख्याल से एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, इस एरिया वेक्टर का नाम 1 दे देते हैं, A1 वेक्टर, एरिया वेक्टर A1 वेक्टर का मॉड E वेक्टर का मॉड cos 180 डिग्री, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। देखो मैंने बताया इनटू जाएगा तो नेगेटिव ही आएगा। तो आंसर आपके पास क्या है, EAB साइन थीटा। ये पहला वाला पार्ट आ गया। नाउ दूसरा हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ADCB, ये इंक्लाइन वाला पार्ट, ये इंक्लाइन वाला पार्ट देखो, ये येलो शेडेड, ये इंक्लाइन वाला पार्ट। तो ये वाले पार्ट का एरिया निकालना चाहता हूँ, तो ये वाले पार्ट का एरिया देख लो कैसे निकालेंगे, डायग्राम रीड्रॉ कर लेते हैं। आपको ऑलरेडी गिवन है ऐसा वाला पार्ट। तो ये येलो वाले पार्ट का एरिया
ये लेंथ आपको b गिवन है, ये लेंथ आपको a गिवन है, तो एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, a b ख़त्म। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस केस में विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये A2 वेक्टर, यही तो हुआ था, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एंगल अगर थीटा है तो आई होप ये बात आपको पता होगा, ये एंगल आपके पास थीटा है, तो ये वाला एंगल जो फील्ड के साथ बन रहा है, ये जो एंगल फील्ड के साथ बन रहा है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से बनाते हैं, बिकॉज ये प्लैंक है। आप बोलेंगे मैं आपको ये प्लैंक का डिटेल बना के दिखा दूंगा, तो ये आपके पास वापस से प्लैंक है, तो दिस इज़ योर एरिया वेक्टर। अब आप एरिया वेक्टर का एंगल निकालना चाहते हैं, इधर से निकाल सकते हैं। दिस एंगल इज़ योर थीटा, दिस थीटा, एंड ये क्योंकि 90 है तो दिस एंगल इज़ 90 माइनस थीटा। जब आपको एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया मिल गया है तो फ्लक्स थ्रू, इसका नाम है ADCB इक्वल्स AB इंटू E कॉस, अच्छा यहाँ मैं गलत इधर माइनस साइन देना भूल गया, कॉस 90 माइनस थीटा, तो दैट इज़ ABE साइन थीटा। ये पॉजिटिव आ रहा है। नाउ बाकी जो अपने पास सरफेस बच गए, कौन कौन सा सरफेस बच गए, एरिया ऑफ ABF, एरिया ऑफ ABF का मतलब ये वाला ट्रायंगल, जस्ट उसके पीछे वाला ट्रायंगल DEC, एंड एरिया ऑफ जो नीचे वाला ट्रायंगल है EFBC आर परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन्स। सो फ्लक्स थ्रू them इज ज़ीरो। ख़त्म। फ्लक्स कुछ नहीं है, ए इंटू एरिया है, आप बस ऐसे ही कैलकुलेट करना है। और अगर एरिया और ई के बीच में कुछ एंगल, अगर एंगल 90 डिग्री है उसके अक्रॉस फ्लक्स ज़ीरो है। सो मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहता हूँ, तो टोटल पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालना चाहता हूँ, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बाकी ये 3 सरफेस से तो ज़ीरो है, बाकी इधर से जो निकाला मैं, पहला वाला ये निकाला, माइनस EAB साइन थीटा प्लस ABE साइन थीटा, तो टोटल फ्लक्स आपके पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है।